साथियों नमस्कार। आईसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुशवाहा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अगले सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने जाना था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बेहतर तरीके से समझा होगा, उसके समस्त पहलुओं को जाना होगा और जितना बेहतर तरीके से हो सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश करी। पिछले सेगमेंट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस क्रम में फिर आगे इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, लेकिन उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा क्या, भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए एक बात आपसे आज करनी है। बहुत लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि भारतीय संविधान इतना बड़ा बना है, ये भारतीय संविधान उधार का संविधान है, हौच पौच है, खिचड़ी है, बहुत सारे निगेटिव कमेंट सुने होंगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि कितनी मेहनत करी थी इस संविधान को बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने। 60 से अधिक देशों का दौरा किया था हमारे प्रारूप समिति के सदस्यों ने, हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने। लाखों लाख रुपए खर्च हुआ था, इस पर हमने आपको बताया था। प्लस इस चीज को और याद रखना है कि किसी भी देश का संविधान बनने के लिए उस देश के सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित होता है, और वो भी उस समय देश के लोगों को, देश के संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको मिला। एक चीज और जानने वाली है कि क्या अगर आज भारत का, सपोज करो आज भारत का नया संविधान अगर बनने के लिए बैठे तो क्या बन पाएगा? बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आज भारत का अगर संविधान बनाने बैठे तो कोई बना नहीं सकता और बन भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना समाज में कितना आजकल हौच पौच मचा हुआ है। कोई कहेगा हमें इतना चाहिए, वो कहेंगे हमें इतना चाहिए, इतना कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएंगे, इतना कंट्रोवर्सीज हो जाएगी कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम धन्यवाद करते हैं उन सभी संविधान निर्माताओं का जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। चलिए समझते हैं कुछ चीजों को। जैसे एक चीज समझिए कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजों को अलग अलग जगह से लिया गया। जिसमें भारत आजाद हुआ था उसमें चाहते तो भारत का अपना संविधान अपने ही लोग मिलकर बैठ के बना सकते थे, ऐसा बनाया भी, लेकिन कहीं से बाहर की कोई चीज को उसमें शामिल ना करना पड़ता। लेकिन क्यों किया गया, इस पर कभी आपने सोचा? बहुत भ्रांतियां फैली, आज मैं आपकी सारी भ्रांतियों को दूर करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि उधार का संविधान नहीं है। हम अपना मकान बनाते हैं तो क्या हम अपना मकान पूरी तरीके से अपने हिसाब से बनाते हैं? नहीं, हम कुछ चीजों की नकल करते हैं। जो चीज हमें अपने ताऊ जी के यहाँ बढ़िया लगी, जो अपने फ्रेंड के यहाँ बढ़िया लगी, जो बुआ जी के यहाँ बढ़िया लगी, कुछ चीजों को शामिल करते हैं। घर में डाइनिंग टेबल कैसी होगी, घर में सीलिंग में किस तरीके से पुट्टी करवाएंगे, हम किस तरीके से घर में इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, या किस तरीके से हमारी पार्क में, हर चीज हम कहीं के देख के आते हैं समाज सोसाइटी में। हम अपने यहाँ कोई शादी बारात होती है तो उसमें कई जगह शादी बारातों में होकर आते हैं ना, वहां की अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों को हटाते हैं। किसी भी व्यक्ति के हम जीवन को देखते हैं, कोई व्यक्ति है किसी सर्विस में पहुंचा है तो उसकी अच्छाइयों को हम देखते हैं ना, अनुसरण करते हैं कि इसने कैसे पढ़ा होगा, कैसे इसने मेहनत करी होगी, कैसे इसने चीजों को संभाला होगा, जो आज आईएएस पीसीएस या कोई बड़ी नौकरी कर रहा है या किसी बड़े बिजनेस में है। तो हम मानव प्रजाति या हम बंदर प्रजाति, सब समझ लीजिए, होमो सेपियंस है ना हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि हमारी प्रजाति है कि हम हर चीज को देखकर बेहतर करते हैं। नकल करना हमारी आदत, हैबिट है, जाने अनजाने हर व्यक्ति नकलची है। एक आईएएस की नकल करके दूसरा आईएएस बन जाता है, एक मंत्री विधायक के चुनाव लड़ने जीतने के तरीकों को दूसरा फॉलो करता है। तो जो फॉलो करते हैं ना, हम किसी न किसी का अनुसरण करते हैं। वही भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किया कि कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ अपना अदमों का इस्तेमाल किया, कुछ बाहर से चीजों को बेहतर लिया और उसका सबका संयोजन, सबका समन्वय करके एक बेहतरीन संविधान ला दिया। तो हम ये कैसे कह लें कि संविधान, हमारा संविधान उधार का संविधान है? बिल्कुल इस बात को हम नकारते हैं, इस बात का हम विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, खंडन करते हैं इस बात का, और ये मानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो मेहनत करी है उस मेहनत का आज फल है कि आज हम एक स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं। आज भी बहुत दुनिया के देश में इनका संविधान खुद का नहीं, राजशाही है, ऑटोक्रेसी है वहां पे। हमारे देश के संविधान के कारण आज हम पढ़ लिख पा रहे हैं, नौकरियों में जा पा रहे हैं, पिछड़ों, दलितों को, दुर्बल निर्बल वर्गों को उनका अधिकार मिल रहा है। आज हर व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में आने का मौका मिल रहा है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, आजादी है, कुछ भी कहने बोलने, कहीं भी जाने पीने खाने की,
हवा में उड़ने की भी आजादी हमको मिल गई है। ये सिर्फ इस संविधान की बदौलत हुआ। जानेंगे कि संविधान में आज कौन चीज कहां से ली गई है और इसको विधिवत समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे डालेंगे स्रोत और यहां पे डालेंगे हम ली गई विशेषताएं। ली गई विशेषताएं, ठीक है, इस चीज को समझते रहिएगा, विशेषताएं। और हम बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा संविधान में चीजें ली गई हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया था कब, याद करिए, जब हमने पहला सेगमेंट आपको बताया था कि भारतीय संविधान की निर्माण की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया थी वो उससे पहले की जो भारत में शासन व्यवस्था अंग्रेजों की थी, तो उसमें कौन कौन से नियम कानून चल रहे थे। तो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण था भारत सरकार अधिनियम 1935, बड़ी व्यापक विस्तृत था। इसमें से बहुत सारी चीजें ली गई और इसमें जो प्रमुख चीज ली गई वो ये थी कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संघीय तंत्र, और जो पुरानी शासन की जो या कह सकते हैं जो उस समय तत्कालीन शासन प्रणाली कुछ, यानी जो उसमें विवरण दिया गया था शासक प्रणाली का विवरण, वो सब चीजें ली गई हैं। बहुत सारी चीजें, जो चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा वो चीजें कहीं से अगर नहीं ली गई तो समझ लीजिए भारत सरकार अधिनियम से ली गई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और भी चीजें जैसे न्यायपालिका भारत में होगी तो न्यायपालिका के बारे में है। तो ये न्यायपालिका, जैसे हमने आपको बताया था कि जो रेगुलेटरी एक्ट आया था उसमें न्यायपालिका की व्यवस्था कर दी गई थी, तो उस चीज को न्यायपालिका भी वहीं से ली गई। तो ये सब चीजें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई। और भी चीजें हैं, लोक सेवा आयोग है, जो भारत का संघ लोक सेवा आयोग है, इन सबकी व्यवस्था भी इसी से ली गई है। ठीक है, तो ये कानून था जो जरूरी था कि किसी देश से नहीं लिया गया, हमारे देश में चल रही शासन व्यवस्था थी वहां से लिया गया। ठीक है, अब हम जानते हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद कौन सा, ब्रिटेन। क्योंकि भाई हमारे यहाँ ब्रिटेन का राज रहा है, तो जैसी बात उनकी कुछ बातों को हमने स्वीकार किया होगा, कुछ उनकी शासन प्रणाली में अच्छाइयां होंगी जिनको मिले। देखो एक चीज देख लीजिए, आज हमारी चीज है, कोई भी हम किसी की भी बात करें, अपनी बात करें, आपकी बात करें, किसी भी चीज की, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी भी व्यवस्था की अच्छाइयां ले लें, बुराइयां छोड़ दें। यही ह्यूमन टेंडेंसी, मानव प्रवृत्ति है कि अच्छाइयों को ग्रहण करें। तो 60 से अधिक देशों का हमारे संविधान निर्माताओं ने दौरा किया, अध्ययन किया, विगत वहां सीखा, समझा, जाना, तभी तो हम एक बेहतर संविधान को निर्माण कर पाए। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान, आप जानते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। पहला तो यहां से लिया गया है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय व्यवस्था मतलब होता है पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वो वहां से लेकर, जब संसद होगी तो संसद में क्या होगा, मतलब मंत्रिमंडल भी होगा, मंत्री लोग वहां बैठेंगे, यानी सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल होगा, विधि का शासन होगा, मतलब विधि नियम का शासन होगा, विधि का शासन होगा। और जब विधि का शासन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ जो उस देश के लोगों के लिए विधि का शासन होगा तो व्यवस्था कुछ ऐसी होगी जिसमें देश के नागरिकों को हम जोड़े रखें। उसके लिए क्या होगा, एकल नागरिकता का सिस्टम। एकल नागरिकता मतलब हम ज्यादा देशों की नागरिकता नहीं देंगे, एक देश की नागरिकता है दूसरे के लोग तो अपने आप चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये सब चीजें कहां से ली गई, ये चीजें सब ब्रिटेन के संविधान से ली गई। मतलब इस चीज को अगर समझे बेहतर तरीके से तो हम कैसे समझेंगे, संसदीय व्यवस्था का मतलब भारत में संसदीय व्यवस्था, एक संसद होगा, संसद में, भारत के संसद में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, तो ये 2 सदन हो गए। वैसे द्विसदनीय व्यवस्था, अब संसद है तो द्विसदनीय व्यवस्था भी यहां से लेंगे, 2 सदनीय व्यवस्था। ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, संसद है, वहां पे सरकार बनती है, लोग रहते हैं वहां पे, मंत्रिमंडल भी है, मंत्री भी बनते हैं। विधि का शासन मतलब वहां पे कानून का शासन है, जो नियम कानून बनते हैं उनका शासन है। विधि का शासन मतलब जो नियम कानून वहां पर है वो पूर्ण रूप से उनको लागू किया जाता है। एकल नागरिकता मतलब है कि नागरिकता चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एकल नागरिकता क्या होती है, कि अगर आपके पास भारत की नागरिकता है सपोज करो, तो आप अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकते हो। तो अगर आप ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन की संविधान का देखा जाए तो अगर वहां ब्रिटेन की आपके पास नागरिकता है तो दूसरे देश की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका समझने की जरूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे पहला संविधान किसी देश ने बनाया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था, परंतु दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसने बनाया? भारत ने बनाया। ये 2 क्वेश्चन बहुत याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां से क्या लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आप जानते हो संयुक्त राज्य में है। और ऊपर वहां पर फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन ये भी लिया गया। कहां से? न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है, हाँ इसका मतलब होता है जिससे न्यायिक समीक्षा, जैसे कोई न्यायालय गलत निर्णय दे दे या निर्णय ऐसा लगे कि आपके फेवर में नहीं है निर्णय या अनुचित निर्णय है, तो आप उसकी समीक्षा करने के लिए न्यायालय में दोबारा आप रिट दायर कर सकते हो। दोबारा आप उसकी कह सकते हो कि न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि अपने निर्णय पर दोबारा समीक्षा करें अपने निर्णय को। तो उस तरीके से है, या हमारे लिए न्याय एक अदालत में नहीं मिल पा रहा है तो उससे बड़ी अदालत में हम जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो सर्वोच्च न्यायालय और क्या लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब वहां से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जाहिर सी बात है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। भारत में भी न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि न्यायपालिका पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। विधायक, सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। जो भारत की न्यायपालिका है वो अपने आप में स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र निर्णय है, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। वो बात अलग है कि राजनीति हर जगह आ जाती है, लेकिन फिर भी पूर्ण अगर देखा जाए तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये भारत ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चौथा देखते हैं। अब चौथा कौन इसके बाद में आएगा? इसके बाद कनाडा आएगा। कनाडा, अच्छा देखिएगा, राष्ट्रपति ना बहुत पावरफुल होता है अमेरिका में, आप जानते होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत पावरफुल, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा। तो उन पे महाभियोग, जब पावरफुल आदमी होता है तो महाभियोग भी लगना जरूरी होता है, कितने निरंकुश ना हो जाए। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है कि दोबारा चीजों को देखना। मतलब अमेरिका में न्याय की व्यवस्था सशक्त है, वहाँ पर अन्याय बहुत कम लोगों के साथ में होता है। ठीक है, इसके बाद में न्यायपालिका की व्यवस्था स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम रहेगी न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका बेहतर रिजल्ट दे पाएगी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वहाँ पर उच्च के न्यायाधीश वगैरह होते हैं ना, न्यायाधीश, तो उन पर भी महाभियोग लगने की प्रक्रिया सब यहीं से होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश पर महाभियोग लगना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब चीजें कहाँ से ली गई हैं? कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में एक चीज जान लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरीके से फेडरल सिस्टम वहाँ भी है, संघीय व्यवस्था वहाँ भी है, लेकिन उस वहाँ पे क्या है कि हर राज्य को एक अलग व्यवस्था दी गई है, मतलब अलग स्वतंत्रता दी गई। वो अमेरिका के जो मेन शासन है, यानी कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा जो संचालित शासन, उसको माने न माने उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर फेडरल की जगह यहाँ पर भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है भारत, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब हम लोकतंत्र हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो राज्य अपना काम करेंगे, लेकिन जो मेन पावर होगी वो केंद्र होगी, यानी केंद्र जो निर्णय लेगा उसको राज्य को मानना ही पड़ेगा ज्यादातर मामलों में। ठीक है, इसलिए है, लेकिन अमेरिका में कोई बाध्यता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कनाडा, कनाडा अमेरिका के जस्ट ही आप जानते हैं सबसे अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कनाडा, महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। तो कनाडा में आप जानते होंगे कनाडा से क्या लिया गया है, यहाँ पर पूरा संघीय व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में केंद्र को, संघीय व्यवस्था में क्या है, तो यहाँ पर केंद्र में विशिष्ट शक्तियां निहित है। क्या है? विशिष्ट शक्तियां निहित है, शक्तियां निहित है। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका है कि भारत में भी जो संघीय व्यवस्था मजबूत होती है, यानी पूरा जो फेडरल सिस्टम होता है, इसमें राज्य अलग सरकार चलाते हैं, केंद्र अलग सरकार होती है, इसमें राज्यों को ये व्यवस्था वहां से ली गई है भारत में कि केंद्र के पास ज्यादा पावर होगी राज्यों की अपेक्षा। आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दों पर कि जब कहीं मुद्दों पर बात नहीं बनती तो केंद्र की बात राज्यों को माननी पड़ती है। केंद्र सरकार बड़े फैसले लेगी तो राज्यों को उनको लागू करना पड़ेगा। राज्य के पास विशिष्ट शक्तियां हैं। इस चीज को कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। इतनी
बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। इनको हम हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम जाने, तो हम अभी तक जाने थे चार बिंदुओं के बारे में जाने थे। पांचवा जानते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये कहां से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व क्या? भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि भारत की जो सरकार है, राज्य की सरकार जनता के लिए किस तरीके से काम करेगी, उन तरीकों का वर्णन इसमें है। अच्छा, जनता के लिए ये काम करने के जो सरकार के तरीके हैं, सरकार किस प्रकार से काम करेगी, ये पूरा नीति निर्देशक तत्व है। ये कहां से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी वहां से लिया गया है। क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन होता है, जिसमें कि देश के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है? ये आपका आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहां का देश है? यूरोप का देश है। ठीक है, छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट का माहिर देश ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से समवर्ती सूची लीजिए। क्या ली गई? समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची क्या है? जब हम आपको अनुसूचियां पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की, तो उसमें अनुसूची जो 7 है वो इससे संबंधित है। उसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और प्लस जो समवर्ती सूचियां हैं इनकी बात करी गई है। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब हल्का सा समझ लीजिए ये कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग नियम के लिए बिंदु बना सकती है। किसी पर राज्य नियम बना सकता है, किसी पर केंद्र नियम बना सकता है, किसी पर जो है दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को अधिकार है किसी भी विषय पर नियम बनाने का। तो समवर्ती सूची का मतलब है वे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सके, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और एक चीज इसमें से ली गई है क्या? संयुक्त बैठक। क्या ली गई है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किसकी? आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, राष्ट्रपति उसको बुलाता है। तो इस तरीके की जो संयुक्त बैठकें सदन की होती हैं, वो भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर समझिए इसको, जर्मनी। क्या है? जर्मनी। जर्मनी सुना होगा, हिटलर की जर्मनी, लेकिन इस वक्त हिटलर की जर्मनी नहीं है। इस समय जर्मनी एक अच्छा देश है, अच्छा शासन व्यवस्था वहां चल रही है। तो जर्मनी का वाइमर संविधान, पहले वहां वाइमर संविधान था, वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? उसमें से लिया गया है आपातकालीन शक्तियां। मतलब इसमें जो निलंबन था क्या का? मूल अधिकारों का। ठीक है, मूल अधिकारों का जो निलंबन था, ध्यान दीजिएगा इसको, इन्हें आपातकाल देश पे लागू हो जाए तो मूल अधिकारों का निलंबन भी हो सकता है। ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। भारत में किस तरीके से आपातकाल लगता है? 3 तरीके का आपातकाल भारत में है। पहला आपातकाल 352 में, जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है। दूसरा आपातकाल क्या है? 352 के बाद 356, जिसमें कि राज्य में कोई तंत्र का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, उसे आपातकाल कहते हैं। तीसरा आपातकाल कौन सा है? जो कि वित्तीय आपातकाल 360 में लगता है। किसमें लगता है? 360 में लगता है। तो देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जैसे भारत का संविधान है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब आपके आर्टिकल क्या हो जाते हैं? बाकी आपके जो अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं अगर आपातकाल का वक्त है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो 20 और 21 अनुच्छेद जो है, वो जो अधिकार उसमें मिले वो कभी नहीं आपके जाएंगे। बाकी अधिकार उस समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। कब? आपातकाल के समय। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। 8 नंबर इसको समझिए क्या है? सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस। पहले जान लीजिए सोवियत संघ क्या होता है। जैसे भारत, पहले भारत क्या था? एक भारत, संयुक्त भारत था, जिसमें कि बंटवारा नहीं हुआ था। तो वैसे इसके बाद भारत बने, पाकिस्तान बने, बांग्लादेश अलग हो गया, पहले सब एक था। ऐसे ही पहले रूस भी एक ही था, सोवियत संघ कहा जाता था इसको रूस। लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन अलग हो गया, रूस अलग हो गया, संयुक्त राष्ट्र मतलब रूस अलग हो गया, बहुत सारे देश रूस से अलग हो गए, कई देश अलग हो गए, तो रूस अलग बन गया, सोवियत संघ रूस बन गया। तो पहले संयुक्त
क्या लिया गया, वो लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। क्या लिए गए, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। एक चीज और है, अब मौलिक कर्तव्य से मुझे एक चीज याद आया, अमेरिका के संविधान से यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर हमने बताया था मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए गए, अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स है। किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार, कुछ कहने का अधिकार, कुछ बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, सारे अधिकार दिए गए हैं। वो भारतीय संविधान में वो अधिकार जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कहां से ली गई, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकार अगर मिले तो कर्तव्य भी मिलने चाहिए। जब संविधान बना था तो उस समय कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाद में देखा कि लोग मनमानी कर रहे हैं तो कर्तव्यों की भी आवश्यकता हुई कि लोगों को उनका कर्तव्य भी बताया जाए। इसी क्रम में 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में डाल दिया गया, अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, पहले शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में एक और जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कुल कितने मूल कर्तव्य हो गए, कितने हो गए, मौलिक जो मूल कर्तव्य हमारे 11 हो गए। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से, और कर्तव्य कहां से लिए गए, रूस से। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो 9 नंबर आगे समझते हैं। ये क्या, अगला कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। भाई दक्षिण अफ्रीका से तो लिया जाएगा, मंडेला गांधी, हम इनको मानने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन, भारतीय संविधान में 368 में संशोधन होता है, तो संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान का संशोधन मतलब कोई अनुच्छेद, कोई आर्टिकल, संविधान में कोई बात अगर समय के साथ बदले तो उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। संसद में जो है बहुमत प्राप्त करके, संसद में वोटिंग करा के, संसद में विश्वास मत लाकर या संसद में नियम बनाकर उसको पारित कराया जा सकता है, किसको, संशोधन किया जा सकता है संविधान के किसी अनुच्छेद में। ठीक है, अगर आवश्यक है तो वो कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, बदलाव का हमेशा वाहक रहा है। नेल्सन मंडेला ने कितना बड़ा बदलाव कर दिया, गांधी ने बदलाव कर दिया। तो बदलाव अगर करना है तो अफ्रीका आइए, मतलब दक्षिण अफ्रीका, मतलब गांधी जी भी अफ्रीका रहे थे, तो इसका मतलब संशोधन प्रक्रिया कहां से हुई, अफ्रीका से हुई। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद में था फ्रांस। क्या था, फ्रांस में भारत की तरह क्या है, डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक है, वहां भी डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है वो। तो फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र की व्यवस्था, यानी कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा। गणतंत्र पिछले वीडियो में बताया था कि गणतंत्र का मतलब है कि किसी भी देश का मुखिया, शासन का मुखिया परंपरागत नहीं होगा, उसको सरकार, उसको लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। उसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, गणतंत्र की व्यवस्था। ये कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया, फ्रांस से। अंतिम सबसे आखिरी में हम जानेंगे क्या है, जापान। क्या है, जापान छोटा देश लेकिन बहुत ही कमाल का देश। जापान के बारे में एक लाइन कहूंगा कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन मां छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब समझे कि जो जापान है देखने में तो छोटा देश है, लेकिन एक विकसित देश है, एशिया का एकमात्र विकसित देश है। और जापान एक बहुत ही ज्यादा सर्व विकसित और कर्मठ देश है। ठीक है, तो वहां से क्या लिया गया हमारे संविधान में, वहां से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब क्या है कि कोई भी नियम कानून अगर है वो संसद में पास होगा, विधि द्वारा बनेगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको मान्यता मिलेगी, संसद द्वारा उसको मान्यता मिलेगी, तभी वो लागू होगा। अच्छा हो बुरा हो मतलब नहीं है, मतलब बिना विधि के द्वारा बने हुए शासन को मान्यता नहीं मिलेगी। तो जापान, और विधि का शासन मतलब नियम कानूनों का शासन होगा। विधि का शासन संसदीय व्यवस्था होगी, विधायिका होगी और विधायक सांसद चुने जाएंगे, व्यवस्था होगी। व्यवस्था कहां से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी, यानी इंग्लैंड से ली गई थी। तो ये सब चीजें हम लोगों ने जाना है, समझा है। 2 पॉइंट मैंने आपको फिर से बता दूं कि इसमें जब जो ये पूरा व्यवस्था है प्रत्येक देश से लिया गया जरूरी चीजें, और आपातकाल से लेकर महत्वपूर्ण क्या है, जैसे आयरलैंड से कई बार पूछा जाता है ये निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेहतर तरीके से हमने समझाने की कोशिश करी है। लगातार आप उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अच्छा, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज को एक बेहतर तरीके से समझिए कि ये जो व्यवस्थाएं हैं भारत में, कौन व्यवस्था कैसी चल रही है,
उसको आप पढ़िए, देखिए, समझिए, उसके बाद आप उस देश से रिलेट करिए कि आखिर उस देश में ऐसी व्यवस्था है कि नहीं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम आपको और संविधान के अगले सेगमेंट में बेहतर चीज़ें बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। ICS के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।